प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड भूगोल प्रायोगिक विषय के अंतर्गत मानचित्र प्रक्षेप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा, इसकी आवश्यकता एवं इसके संक्षिप्त इतिहास पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, आज आपके सामने इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। प्रक्षेप शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हम लें तो किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े आदि के पर्दे पर दिखलाना प्रक्षेप कहलाता है। यद्यपि समस्त मानचित्र प्रक्षेप इस प्रकाशीय विधि से नहीं बनाए जाते, परंतु प्रक्षेप शब्द का इतना अधिक प्रचलन हो गया कि ज्यामितीय विधियों से निर्मित पूर्णतया संशोधित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को भी मानचित्र प्रक्षेप की ही संज्ञा दी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित करने का प्रयास किया है, परंतु इन सभी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें करीब करीब एक ही जैसी बात, मानचित्र प्रक्षेप का लगभग एक ही जैसा अर्थ दिया गया है। आइए हम इन विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं पर यहाँ चर्चा करें, प्रकाश डालें। J.A. स्टीयर्स महोदय हुए हैं। J.A. स्टीयर्स ने मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। स्पष्ट है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को सपाट कागज पर, समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को स्टीयर्स महोदय मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। इसी तरह से हम एक और परिभाषा पर गौर करें। F.J. मोंकहाउस के अनुसार पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का जाल या रेखाजाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अर्थात यहाँ भी वही अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल समतल सतह पर प्रदर्शन की बात कही गई है। इसी प्रकार से इरविन रेज महोदय कहते हैं कि अक्षांश वृत्तों तथा यामोत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जाता है। जॉन बिगाट महोदय कहते हैं कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इन सभी परिभाषाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि है। मानचित्र प्रक्षेप की इन परिभाषाओं से मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब प्रश्न आता है कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल है और गोलाकार पृथ्वी को सही रूप में यदि छोटे मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने का काम
कोई करता है तो वह है ग्लोब। ग्लोब हमारी पृथ्वी का ट्रू मॉडल है, सच्चा एक उसका प्रतीक है। लेकिन ग्लोब का इस्तेमाल करते समय हमें अनेक असावधानियां होती हैं। इसलिए हमारे भूगोल से जुड़े हुए जो हमारे कार्टोग्राफर्स हैं, हमारे जो मानचित्र कला के विद्वान हैं, उन्होंने निरंतर यह प्रयास किया कि भूगोल का अध्ययन करने के लिए हमें ऐसे मानचित्र की आवश्यकता है जो हमारी पृथ्वी का करीब करीब ठीक से प्रदर्शन करे, लेकिन उसका रखरखाव, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो और साथ ही उसका मूल्य भी कम हो, उसकी कीमत भी कम हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल से अनेक विद्वान इस कार्य में लगे थे कि वो मानचित्र का निर्माण करें, अर्थात समतल सतह पर, कागज पर, कपड़े पर हमारे जो पृथ्वी है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रदर्शन कर सकें। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रदर्शन करने की चाह में, खोज में ही मानचित्र प्रक्षेपों की रचना हुई और इन मानचित्र प्रक्षेपों के माध्यम से विश्व के दूसरे भागों के मानचित्र बनने लगे। पृथ्वी की जो हमारी आकृति है वो दीर्घवृत्तज है। इस चपटे गोलाभ एक चपटे गोलाभ के समान है। ध्रुवीय भागों में हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है और हमारा जो भूमध्य रेखीय भाग है उस पर थोड़ा सा उभार है। लेकिन हम मोटे तौर पर पृथ्वी को एक समान मान लेते हैं, यद्यपि इन दोनों के अर्धव्यास में, विषुवतीय और ध्रुवीय अर्धव्यास में लगभग 21.5 किलोमीटर का अंतर आता है। लेकिन हम इस विशाल आकार के समक्ष ये अंतर इतना कम है कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे समान मान लेते हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि हम चर्चा करें तो मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता इसलिए हुई कि हमें मानचित्र की रचना करनी है। और मानचित्र की रचना क्यों करनी है? हमने अभी चर्चा की कि ग्लोब ही हमारी पृथ्वी का सर्वाधिक आदर्श, उसका मॉडल हो सकता है, उसका नमूना हो सकता है, लेकिन उसके उपयोग में अनेक दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग करके मानचित्र रचना की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनको दूर हमारा मानचित्र प्रक्षेप करता है। पहली बात तो यह है कि ग्लोब के समस्त भाग को एक दृष्टि में देखा नहीं जा सकता। ग्लोब के धरातल का एक समय में आधे या आधे से भी कम भाग मनुष्य देख सकता है। एक बार में संपूर्ण भाग नहीं देखे जाने के कारण ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि हमें ऐसा कोई चित्र मिले, ऐसा कोई मानचित्र हम बनाएं जो एक बार में संपूर्ण पृथ्वी को देख सकें। नंबर 1। नंबर 2, आकार बड़ा होने के कारण ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई है। इसको हम मोड़ नहीं सकते, इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए एक समतल सतह पर, कागज पर इस ग्लोब के मानचित्र को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी तरह से यदि हम बात करें तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी को मापना भी कठिन है, क्योंकि उसमें गोलाई आ जाती है। जबकि समतल सतह पर यदि दो स्थान हैं तो उनकी दूरी को मापना अत्यंत सरल हो जाता है। पृथ्वी के किसी छोटे भाग को यदि हम वृहद मापनी पर दिखलाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी वृद्धि करनी पड़े, यदि हम दिखलाना चाहते हैं तो उसके आकार में बड़ी वृद्धि करनी पड़ेगी और इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि ग्लोब का प्रयोग ही हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से ग्लोब की रचना में मानचित्र की रचना की तुलना में अधिक धन की आवश्यकता होती है।
इस धन की आवश्यकता से बचने के लिए भी हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। एक बात और है कि मानचित्र में हम अनेक तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए अनेक मानचित्र बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भारत में आपको जलवायु को समझना है तो तापमान के लिए अलग मानचित्र है। तापमान में भी जनवरी के लिए अलग समताप रेखाएं हैं, जुलाई के लिए अलग हैं। इसी प्रकार से आर्द्रता के लिए आप अलग दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्षा के लिए अलग दिखा सकते हैं। तो अलग अलग तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग मानचित्र आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब अलग अलग बनाया जाना मुश्किल होगा क्योंकि महंगा पड़ेगा। दूसरा, उनको रखने के लिए स्थान चाहिए। तीसरा, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी दिक्कत होती है। अतः हमें मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता हुई। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो मानचित्र प्रक्षेप हैं, इन मानचित्र प्रक्षेपों की रचना क्या एक ही विधि से होती है? तो मानचित्र प्रक्षेपों की रचना करने की दो विधियां हैं। एक, हम प्रकाश की सहायता से रचना करते हैं और दूसरा, हम संशोधित करके ज्यामितीय विधियों से रचना करते हैं। प्राचीन काल से लेके अब तक अनेक मानचित्र प्रक्षेपों की रचना हुई है जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों से हुई है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारी गोल है और मानचित्र हम समतल सतह पर बनाते हैं। तो ग्लोब को जब समतल सतह पर बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कोई खामी आती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि एक नारंगी के छिलके को हम उतार करके समतल सतह का रूप उसको देना चाहें तो उसको बिना बीच में से काट के और इधर उधर जोड़े हम उसको ठीक से समतल नहीं बना सकते। उसी प्रकार से ग्लोब है। तो ग्लोब को जब हम समतल सतह पर उतारेंगे तो उसमें अशुद्धता आएगी ही आएगी। ठीक एग्जैक्ट वैसे का वैसा संभव नहीं है कि हम उसको समतल सतह पर बना सकें। इसलिए उसमें जो दिक्कत आएगी, या तो दिशा को लेकर के अशुद्धता आएगी, या दूरी को लेकर के अशुद्धता आ जाएगी, या क्षेत्रफल को लेकर के अशुद्धता आ जाएगी। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मानचित्र प्रक्षेपों की रचना की जाती है। अब प्रश्न आता है कि मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास क्या है? मानचित्र प्रक्षेप का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ? तो आओ इस विषय पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। मानचित्र प्रक्षेपों के सर्वप्रथम आविष्कार का श्रेय प्राचीन यूनानी विद्वानों को दिया जाता है। ईसा से कई शताब्दी पहले यूनानी विद्वानों को पृथ्वी की गोलाकार आकृति का ज्ञान हो गया था, ऐसा मानते हैं। अतः समतल सतह पर पृथ्वी का मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। इरेटोस्थनीज ने, जो कि यूनानी विद्वान थे, पृथ्वी की परिधि को मापा और उस समय के ज्ञात संसार का एक मानचित्र बनाया जिसमें 7 अक्षांश रेखाएं और 7 देशांतर रेखाएं उन्होंने प्रदर्शित की। ठीक इसी प्रकार एक हिप्पार्कस नाम के विद्वान हुए जिन्होंने इरेटोस्थनीज के अनियमित रेखा जाल में संशोधन किया, उसमें परिवर्धन किया और उस समय के ज्ञात संसार के मानचित्र में समान दूरी के अंतर पर 11 अक्षांश रेखाएं खींची। इस प्रकार सर्वप्रथम बनाए गए मानचित्र प्रक्षेप अक्षांश देशांतर रेखाओं से निर्मित आयतों के रूप में हुआ करते थे। अब यह लगभग निश्चित हो गया कि इस काल से पूर्व खगोल मानचित्रों के लिए थेल्स द्वारा निर्मित नोमोनिक प्रक्षेप का उपयोग होता था, जिसे उस काल में जन्म कुंडली के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से क्लॉडिशियस टॉलमी ने अपना एक महान ग्रंथ लिखा, ज्योग्राफिया में उन्होंने 27 मानचित्र बनाए।
जिनको संसार की पहली मानचित्रावली कहा जाता है, तो वहाँ मानचित्र का निर्माण हुआ और मानचित्र प्रक्षेपों का उपयोग हुआ। इसी प्रकार से समुद्री यात्राओं में जो मानचित्र उपयोग में लिए जाते थे, उनके लिए बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग करके मानचित्रों की रचना हुई। इदरीसी महोदय ने संसार का मानचित्र बनाया। इदरीसी ने जो 1154 में एक मानचित्र बनाया था, वो आयताकार प्रक्षेप पर बनाया गया था। इसी तरह से बाद के मानचित्रकारों ने, गिरार्डस मर्केटर ने 1559 में मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया, मानचित्र बनाए। उनका प्रसिद्ध यथाकृतिक बेलनाकार मानचित्र प्रक्षेप संसार के मानचित्र बनाने के लिए आज भी उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने समक्षेत्र बेलनाकार, समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप इत्यादि का उपयोग करते हुए मानचित्रों की रचना की। आधुनिक काल में यदि हम बात करते हैं, तो आधुनिक काल के मानचित्र प्रक्षेप निर्माताओं में G.T. स्मिथ, कार्ल ब्रेंडन मालवीट, रिगोबर्ट बॉन, फर्डिनेंड हेसलर, जेम्स गोल इत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अलग अलग समय में अपने उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप बनाए, ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेहतरीन मानचित्रों की रचना हो सके। और आज हम देखते हैं, इसी आधार पर हमारे पास अलग अलग उद्देश्यों से यथाकृतिक मानचित्र, समक्षेत्रफल मानचित्र, समदूरी मानचित्र इत्यादि अनेक श्रेणियों के मानचित्रों की रचना हो रही है, जिनके माध्यम से हम भौगोलिक ज्ञान को आसानी से समझ पा रहे हैं। तो ये था हमारे मानचित्र प्रक्षेप को लेकर के हमारा संक्षिप्त ये चर्चा। आज के इस वीडियो में इतना ही।